नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो हेल्थ कैंप विद अपर्णा। देखिए, आज के दौर में हर कोई सुंदर दिखना चाहता है और देखा जाता है कि हर कोई अपने आप को चाहता है कि वो सुंदर दिखे, आकर्षित दिखे, और इसीलिए लोग कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं। लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है कि सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों तरीके की जो सेवाएं हैं ये अस्पतालों में उपलब्ध है। इस वक्त हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए SGPGI के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के HOD डॉक्टर राजीव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और इसमें भी देखा जा रहा है कि सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों जो चीजें हैं उपलब्ध हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या चीजें हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हमारे पास में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ये वाली प्रॉब्लम को लेके। और जहाँ तक सवाल कॉस्मेटिक सर्जरी और नॉन कॉस्मेटिक सर्जरी का है, ज़्यादातर मैंने ये देखा है पिछले 8-10 सालों से 15 सालों से हम लोग कॉस्मेटिक सर्जरी काफ़ी करते थे, लेकिन अब बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि क्या बिना सर्जरी के उनका वही चीज़ अपीयरेंस हो जाए, क्या उसमें, बिकॉज वो ऑपरेशन नहीं चाहते हैं, वो एनेस्थीसिया नहीं चाहते हैं, वो पेन नहीं चाहते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि क्या नॉन सर्जिकल मेथड से भी क्या हमारे फेस की जो ब्यूटी है उसका इम्प्रूवमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आजकल उभरा है। जी सर, देखा जा रहा है कि कॉस्मेटिक सर्जरी भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे रही है। अभी देखा जा रहा है कि अभी तो थोड़ा सा बदलाव आया है, लोग सोच रहे हैं कि नॉन सर्जिकल वाले फॉर्म में जाएं वो। लेकिन अगर हम समझना चाहें कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होता है? देखिए, कोई भी सर्जरी जो कि चेहरे की या शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए की जाती है, वो सब तरह की सर्जरी को कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। अब कॉस्मेटिक सर्जरी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए बालों का है, जैसे मान लीजिए गंजापन है, तो गंजेपन से एकदम से अपीयरेंस चेंज हो जाती है। तो लोग चाहते हैं कि भाई सिर पे खूब सारे बाल रहें, क्योंकि बाल से एक यूथफुलनेस आती है। अगर सिर पूरा भरा हुआ है तो पूरा कॉन्फिडेंस आता है, एक यंगिश लुक आती है। तो प्लस चेहरे की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि चेहरे पे 40 साल के बाद में झुर्रियाँ होने लग जाती हैं, चेहरे पे मोटापा आ जाता है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये सब चीज़ें कॉस्मेटिक सर्जरी में आती हैं। सर, ये समझना चाहेंगे कि कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी में क्या अंतर होता है दोनों में? जी, क्या कोई अंतर ऐसा विशेष होता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। प्लास्टिक सर्जरी एक बड़ी स्पेशलिटी है जिसमें कि कॉस्मेटिक सर्जरी और एक दूसरी तरह की सर्जरी जिसको हम लोग रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं। तो देखिए, एक तो कॉस्मेटिक की दुनिया है, लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जन्म से, चोट लगने से या किसी और वजह से, जलने की वजह से चेहरे की या बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। किसी की आंख में प्रॉब्लम है, किसी की नाक में प्रॉब्लम है, किसी के मुंह में प्रॉब्लम है, किसी के सिर में प्रॉब्लम है, किसी की उंगली में प्रॉब्लम है, या कोई जल गया है। तो ये सब सर्जरी जो होती हैं इनको रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं। और जो सर्जरी तो ये ऐसे लोगों में की जाती है जिनमें प्रॉब्लम है, किसी की उंगली ख़राब है कि या किसी का मुंह जो है टेढ़ा हो गया है, तो उसमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी पर्सन बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो देखने में अपने को सुंदर दिखना चाहता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा यंग दिखना चाहता है, तो वो सर्जरी जो होती है वो कॉस्मेटिक सर्जरी कहलाती है। जी सर, क्या पहले और अब में काफ़ी बदलाव आया है? क्योंकि देखा जा रहा है सर, इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड फॉलो हो रहा है इस समय। जी जी जी। तो क्या बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया, या फिर अब जो युवा वर्ग हैं वो ज़्यादा इसकी तरफ जो है आकर्षित हो रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, आज से 40 साल पहले, आज से 20 साल पहले, आज से 10 साल पहले जो होता था और जो आज होता है उसमें बहुत फ़र्क है। और फ़र्क इसलिए है, टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि हमको सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कोई छोटी सी प्रोसीजर से, इंजेक्शन लगाने से चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। तो टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आया है। जी अच्छा सर, एक ये भी सवाल है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इस समय बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वो दर्द नहीं सहना चाहते हैं, पेन रिलीफ ट्रीटमेंट चाहते हैं। तो क्या ऐसा भी कोई ट्रीटमेंट मौजूद है चिकित्सा जगत में?
देखिए, एक छोटा सा मैं एग्जांपल लूँगा। जैसे बहुत सारे मेरे पास में लेडीज़ आती हैं, जेंट्स भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, ज़्यादातर ऐसी होती हैं जिनकी अभी शादी होने वाली है। अब नाक में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि नाक कहीं एक पर्टिकुलर पोर्शन पे नाक थोड़ी सी दबी हुई है, बाकी नाक बढ़िया है। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे कि जैसे अगर नाक को हमको थोड़ा सा ठीक करना है तो कहीं से फैट के सेल्स लेंगे और नाक में डालेंगे। अब क्या हो गया है कि बहुत सारे सॉल्यूशंस, बहुत सारे इंजेक्शंस आ गए हैं जिनको हम लोग फिलर्स बोलते हैं। वो फिलर एक सिरिंज में होते हैं, तो बस आप उस सिरिंज से उसको वहाँ पे डाल दीजिए और वो पूरा रिजल्ट उसमें इस तरह करके आ जाता है। तो ये चीज़ें लोग ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कॉस्मेटिक सर्जरी। सर, देखा जा रहा है कि बहुत से जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो जो लिप फिलर होता है या अंडर आई फिलर होते हैं, सर ये क्या होते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा सर एक्सप्लेन करिएगा ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो उसे समझ सकें। देखिए, जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि मीडिया में आती हैं, मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, या जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो पब्लिक फिगर्स हैं, ये चाहते हैं कि उनका फेस हमेशा देखने में अच्छा लगे, फेस हमेशा चमकता रहे। तो अब ऐसी चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जो कि हम लोग करते हैं, और ये ट्रीटमेंट रेगुलर ये लोग कराते रहते हैं। फिलर्स आ गए हैं क्योंकि एजिंग होती है 40 साल के बाद में, चेहरे में थोड़ा फैट जो है डिजॉल्व होने लग जाता है, चेहरे में गड्ढे पड़ने लग जाते हैं, तो उसके लिए इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। सर, बोटॉक्स क्या होता है, इसके बारे में बताइएगा। हाँ, देखिए, बोटॉक्स एक तरह का मेडिसिन है जो कि रिंकल्स के लिए की जाती है, झुर्री के लिए। तो झुर्रियाँ कहीं भी हो सकती हैं, माथे पे हो सकती हैं, आँख के इधर झुर्रियाँ हो सकती हैं, इधर हो सकती हैं, यहाँ पे भी हो सकती हैं। तो 40 इयर्स के बाद में जो झुर्रियाँ होती हैं नॉर्मली देखी गई हैं, तो उसमें ये बोटॉक्स के इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं। तो ये मसल को पैरालाइज कर देती है, क्योंकि झुर्री इज़ बिकॉज ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो वो जो है जब पैरालाइज हो जाएगा तो झुर्री गायब हो जाती है, माथे पे बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। तो ये है बोटॉक्स। सर, कई बार देखा जाता है कि बहुत से ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाती हैं, फिर उसके बाद उनका जो नेचुरल फेस है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगने लगता है। क्या ऐसा जेन्युइन है कि जो भी व्यक्ति अगर बोटॉक्स करा रहा है तो उसका जो फेस है वो डिफरेंट हो जाएगा? देखिए, हर चीज़ की एक लिमिट होती है और हर चीज़ की एक सीमा होती है। ये ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जब लोग किसी भी चीज़ की एक्सेस कर देते हैं, अति जब कर देते हैं, तो वो चीज़ें फिर ख़राब लगने लग जाती हैं। तो ये प्लास्टिक सर्जन का रोल होता है, कॉस्मेटिक सर्जन का रोल होता है, इसको ये देखना कि उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए क्या चीज़ सही है और कहाँ तक सही है। बहुत बार पेशेंट्स के पास में पैसे की कमी होती नहीं, वो पुश करते हैं और करिए और करिए। तो जब एक्सेस ट्रीटमेंट होता है तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जी सर, क्या ये कह सकते हैं कि ये जो पैसे वाले लोग हैं वो ज़्यादा इसकी तरफ आकर्षित होते हैं? जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। क्योंकि देखिए, जो लोग हमारे नॉर्मल जो आपके मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब जो लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, जो सब जगह आ रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, तो दे वांट टू लुक गुड, तो इसलिए इन लोगों में ये वाला ट्रेंड ज़्यादा है। सर, किस उम्र वर्ग के जो लोग हैं वो इसको अधिक करवा रहे हैं? ज़्यादातर मेरे पास में लड़कियां आती हैं, लेडीज़ भी आती हैं, और बेसिकली 20 से 40 साल के बीच के ज़्यादातर आते हैं हमारे पास में। इनफैक्ट मेल्स भी काफ़ी आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो 50 साल का भी कोई है तो उसको भी एक हक है अच्छा लगने का, और 50 साल पे ही एजिंग होती है, तो 50 इयर्स 60 इयर्स के भी आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। सर, देखा जाता है कि जो कॉस्मेटिक सर्जरी है वो लोग समझते हैं कि सुंदर दिखने के लिए है, क्या इसका कोई चिकित्सा कारण भी हो सकता है? देखिए, कॉस्मेटिक, हाँ, इसका कारण होता है। देखिए, जो सुंदरता जो अब इस एडवांसिंग एज के साथ में चेहरा नीचे लटकने लग जाता है, तो उसके लिए मसल्स लूज़ हो जाते हैं, तो उसको हमको टाइट करना पड़ता है, और फैट भी थोड़ा सा कम हो जाता है, उसके लिए भी फैट के लिए भी हमको डालना पड़ता है। तो ये सब इसके मेडिकल रीजंस होते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि 40 साल के बाद में चेहरे पे बहुत लोगों को पिगमेंटेशन हो जाता है, चीक्स पे पिगमेंटेशन हो जाता है, जिसको कि मिलेज़मा कहते हैं। तो ये सब बीमारियां 30-40 ईयर्स के बाद ही होती हैं। प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी लेडीज़ को हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट हम लोग कॉस्मेटिक्स में करते हैं। इसमें बेसिकली नॉन कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कि पीलिंग की जाती है। तो पीलिंग से जो चेहरे पे जो डार्कनेस है, जो डार्क स्किन है, उसको ट्रीट किया जाता है। सर, कई बार देखा जाता है कि जो व्यक्ति है या किसी लड़की की शादी हो रही है तो बहुत से ऐसे मामले सामने आते हैं। सर, क्या आपके विभाग में ऐसा कभी कोई मामला सामने आया जिसमें ये कहा गया कि उसकी शादी नहीं हो रही है या फिर उसे नौकरी में निराशा मिल रही है इस वजह से?
रोज ऐसा होता है, रोज ही बहुत सारी इस तरह के आते हैं हमारे पास में कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो कहीं पे वाइट स्पॉट है या कहीं पे कोई निशान है, निशान के लिए बहुत परेशान रहती हैं, निशान ठीक कर दीजिए। या बहुत बार एक होता है टैटू, जैसे उन्होंने किसी के नाम का टैटू पहले बनवा लिया, अब शादी हो रही है तो वो ये चाहेंगे कि भाई वो उसका नाम टैटू रिमूव कर रहे हैं, तो इस तरह के बहुत यही आते हैं। सर क्या कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा टैटू हटाया जा सकता है, वो परमानेंट या हटता है या फिर मतलब कि नहीं हट सकता है? टैटू परमानेंट हटाया जाता है जी। और टैटू को हटाने के दो मेन तरीके हैं। पहला चीज़ है लेज़र। लेज़र ट्रीटमेंट से टैटू को कम्प्लीटली रिमूव किया जा सकता है, लेकिन इसमें 4, 5, 6 सिटिंग्स होती हैं, नहीं तो फिर सर्जरी से भी टैटू को रिमूव किया जा सकता है। सर देखा जा रहा है कि इस समय लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर रील्स बनाते हैं, फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं, और लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं दूसरे लोगों को देखने के बाद कि हाँ सामने वाले ने कराया, या किसी सेलिब्रिटी ने कराया, किसी इन्फ्लुएंसर ने कराया, तो मैं भी उसे करवा लूँ। क्या इस तरीके के रीजंस को लेकर के भी डिपार्टमेंट में ऐसे मरीज आते हैं? बहुत सारे मरीज आते हैं इसको लेके, क्रेज बढ़ा है। हाँ, इस तरह का क्रेज बहुत बड़ा है। बहुत बार उनकी कोई फ्रेंड बोलती है कि तुम अपना ये करा लो, तुम्हारा ये ठीक नहीं लग रहा है, या बहुत बार हस्बैंड भी बोल देता है या वाइफ भी बोल देती है, या कोई भी उनको बोल सकता है, या ऑफिस में भी कोई बोल देता है कि आपको ये चीज़ करानी चाहिए। तो इस तरह से आते हैं बहुत सारे पेशेंट। सर अगर हम बात कर लेते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी कराने की, तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि देखा जाता है कि आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें मरीज की जान के ऊपर बात आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा है। देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत एक्सपेंसिव होती है। हम तो खैर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं तो वहाँ उतनी नहीं है, लेकिन प्राइवेट में जो सर्जन्स हैं बहुत चार्ज करते हैं, तो इसीलिए बहुत सारे अनक्वालिफाइड लोग भी ये काम करते हैं, और जब अनक्वालिफाइड लोग ये काम करते हैं तभी ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं और ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं ओटी की, जब प्लास्टिक सर्जरी होती है या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी होती है या फिर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है, उस दौरान कौन कौन से एक्सपर्ट टाइम पे मौजूद रहते हैं उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में? ऑपरेशन थिएटर में तो पूरा सेटअप होता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो प्लास्टिक सर्जन ही है, और उसके साथ साथ जो है एनेस्थेटिक्स की पूरी टीम रहती है, नर्सिंग स्टाफ रहता है, टेक्निकल स्टाफ रहता है, और बहुत सारा इक्विपमेंट का स्टाफ रहता है। तो पूरा स्टाफ पूरा वेल इक्विप्ड रहता है पूरा। अच्छा सर, देखा जाता है कि बहुत से ऐसे मामले सामने आए, अभी हमने देखा था 6 महीने पहले कुछ ऐसा मामला सामने आया था कि एक व्यक्ति ने एक पार्लर में जाकर के हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, वो एक्सपर्ट नहीं था, फिर बाद में उसकी जान चली गई कुछ दिन के बाद ही। तो अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसी जगहों पे जा रहे हैं, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे एक्सपर्ट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले देखिए क्या होती है कि सबसे पहले जिसको भी अपना कोई ट्रीटमेंट कराना है उसको ये देखना चाहिए वो कहाँ जा रहा है। उसको ये देखना चाहिए कि वो पर्सन डॉक्टर है भी कि नहीं है। अगर वो डॉक्टर है तो उसकी डिग्रीज कौन कौन सी हैं। बहुत सारे लोग प्लास्टिक सर्जन ना हो के भी ये वाला काम करते हैं, तो उसको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि वो किस जगह पे जा रहा है, उस सर्जन की क्या डिग्रीज हैं, कितनी उसकी क्वालिफिकेशन है, और क्या एक्सपीरियंस है उसका, क्या कोई पेशेंट की फीडबैक है या नहीं है, तभी जाके सर्जरी करानी चाहिए। हम लोग कोई भी सामान जब लेने जाते हैं, कोई भी बॉटल या कुछ है, हमेशा देखते हैं कि अच्छी ब्रांड का लें। तो अच्छी ब्रांड इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि अगर अच्छी ब्रांड है तो कम से कम उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो ऐसे ही डॉक्टर के लिए भी है। जी सर, हाइजीन का कितना ख्याल रखना चाहिए, खासकर जैसे इधर उधर जो लोग करवाते हैं ये सब चीज़ें, सर्जरी कराते हैं, कई बार देखा जाता है कि हाइजीन का मेंटेन ख्याल नहीं रखा जाता है, इस वजह से भी बहुत से रीजंस होते हैं कि उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है। क्या ऐसा भी खतरा रहता है? हाइजीन का ख्याल तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ और चीज़ें हैं। जी बताइए। बहुत सारे लोगों को ब्लड शुगर होता है, डायबिटीज़ होती है, कुछ लोगों को हाइपरटेंशन होता है, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्मोकिंग की बहुत प्रॉब्लम है। आजकल युवा में जो है बहुत सारा एडिक्शन है, तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आते हैं। अच्छा। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। सर किन मरीजों को ये कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो अवॉइड करनी चाहिए? क्योंकि सर आपने जैसा कि जिक्र किया कि शुगर है या बीपी है, सर और किन किन मरीजों को ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करानी चाहिए? देखिए, ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं है जिसको कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करानी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए यानी? हाँ, उसको ध्यान रखना चाहिए। देखिए,
अगर शुगर है तो शुगर का ट्रीटमेंट हो जाता है, शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो हर चीज़ कंट्रोल की जा सकती है। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है या पान तंबाकू खा रहा है तो उसको बोलते हैं 3-4 हफ्ते तक आप ना खाइए, आप स्मोकिंग ना करिए। तो इस तरह करके हम लोग चीज़ों को कंट्रोल करके सर्जरी कर लेते हैं। सर ऐसा भी होता है क्या कि सर्जरी के बाद कोई जोखिम भी रहता है क्या कि हाँ चेहरे पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाना और कई बार ये महीनों तक दूर ना होना, ऐसी भी कोई समस्या आती है क्या? अगर आपने एक क्वालिफाइड सर्जन से सर्जरी कराई है तो आप समझ लीजिए कॉम्प्लिकेशंस ना के बराबर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिस एरिया की सर्जरी होगी वहाँ पे सूजन आती ही आती है, तो 24 to 48 आवर्स तक सूजन रहती है और फिर धीमे धीमे कम हो जाती है। सर इसका क्या कोई साइड इफेक्ट होता है? साइड इफेक्ट हर चीज़ का होता है, और अगर कोई चीज़ सर्जरी अगर ठीक से ना की जाए तो साइड इफेक्ट क्या, कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। सर किस लेवल तक हो सकता है अगर हम इसका स्तर जानना चाहें? कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, या हम कोई करेक्शन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आईज का करेक्शन कर रहे हैं या नोज़ का करेक्शन कर रहे हैं, तो जो चाह रहे हैं वहाँ तक ना हो, उतना अच्छा ना हो, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए सर्जन की स्किल, सर्जन का एक्सपीरियंस और सर्जन की क्वालिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अगर हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर बात कर लेते हैं तो सर इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है जो इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और किस उम्र वर्ग के लोगों, मेल या फीमेल, कौन ज़्यादा इसे करवा रहा है? नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आते हैं फिलर्स। फिलर्स भी एक तरह की दवाई होती है, लिक्विड होता है। सर क्या ये जेली की तरह होता है? हाँ, लिक्विड फॉर्म में होता है। ये लिक्विड फॉर्म में प्री फिल्ड सिरिंजेस होती हैं, तो जहाँ पे भी कहीं गड्ढा होता है तो उसको हम लोग फिल कर देते हैं। या बहुत बार जैसे मान लीजिए एजिंग के साथ में आँख के नीचे गड्ढे होते हैं तो छोटा छोटा फिलर्स जो है सब जगह डाल देते हैं। तो इन ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं कि एक बार डाल दिया तो हमेशा के लिए चल गया। सर इसका टाइम क्या रहता है, ड्यूरेशन? 1 से 1.5 साल के बाद में वो रिपीट कराना पड़ता है, क्योंकि जो भी ड्रग होती है वो धीमे धीमे एब्जॉर्ब हो जाती है। तो फिलर्स हो गए। दूसरा आपने बताया बोटॉक्स, जैसे कि जहाँ जहाँ रिंकल्स हैं तो बोटॉक्स कराना पड़ेगा। बोटॉक्स भी ट्रीटमेंट परमानेंट नहीं है। एवरी 3 to 4 मंथ्स वो दवाई जब मतलब वो होगी और उसका इफेक्ट जाएगा तो फिर रिपीट कराना पड़ेगा। इसमें क्या पेन नहीं होता है? पेन फ्री से हम समझेंगे, क्योंकि सर कहा जा रहा है कि नॉन सर्जिकल है ये, तो क्या इसमें नॉन सर्जिकल का मतलब ये है कि इसमें चाकू नहीं चलाते हैं, ब्लेड से नहीं काटते चीरा हैं। नहीं है। हाँ, जी। चीरा नहीं लगता है। नॉन सर्जिकल मीन्स चीरा नहीं लगता है, और ऐसा कोई ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना है। लेकिन इसमें सिरिंज इंजेक्शन ट्रीटमेंट होता है, तो इंजेक्शन का प्रिक तो होता है, लेकिन वो लोग बियर कर लेते हैं। सर अगर हम बात कर लेते हैं SGPGI की, क्योंकि एक बड़ा संस्थान है और आप सर HOD हैं वहाँ के, सर किस तरीके के मामले ज़्यादा सामने आते हैं? बहुत आते हैं, बहुत। हमारे पास सर्जिकल भी बहुत आते हैं, नॉन सर्जिकल भी बहुत आते हैं, और हम लोग सब तरह के काम करते हैं। उसमें राइनोप्लास्टी बहुत सारे, नोज़ के बहुत सारे आते हैं, और फेस में भी जो पिगमेंटेशन है वो आते हैं, फिलर्स के भी आते हैं, बोटॉक्स के भी आते हैं, और बहुत बार हेयर ट्रांसप्लांटेशन है। क्या जॉ लाइन के भी आते हैं? क्योंकि आज के दौर में देखा जा रहा है कि बहुत सी यंग एज की लड़कियां हैं जो अपनी जॉ लाइन को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती हैं कि सर्किल लाइन ना हो, जॉ लाइन हो। जॉ लाइन भी फिलर से ही बनाई जाती है, या बहुत बार इम्प्लांट्स भी डाले जाते हैं। तो इस तरह की भी बहुत सारे आते हैं पेशेंट्स हमारे पास, सब तरह के आते हैं। सर अगर हम PGI की बात कर लेते हैं, एक सर्जरी को अगर जैसे हम बोटॉक्स की बात कर लेते हैं या फिर फिलर्स की बात कर लेते हैं, तो कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है? देखिए, बोटॉक्स का एक सेशन हो या फिलर का एक सेशन हो तो बहुत टाइम नहीं लगता है। बेसिकली प्रोसीजर करने में तो मुश्किल से 15-20 मिनट 25 मिनट ही लगते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता है। फिलर्स में भी ऐसे बहुत टाइम नहीं लगता है। सर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या ऐसी कंडीशन कभी आती है क्या कि मरीज की जान के ऊपर बात आ जाए? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, हेयर ट्रांसप्लांटेशन हमेशा एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से कराना चाहिए। जब भी अनक्वालिफाइड लोगों से लोग कराते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर ऐसे में कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत सारे हो सकते हैं। सर अगर SGPGI की बात कर लेते हैं, आपके डिपार्टमेंट में ये चीज़ें होती हैं, सर क्या कॉस्ट रहता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है कहा जाता है, तो SGPGI में किस रेंज में ये ऑपरेशन वगैरह जो हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो होती है? देखिए, SGPGI सॉरी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो अगर कॉस्ट की बात करें तो वहाँ पे एक तो जनरल कॉस्ट आती है एडमिशन की, पेशेंट स्टे की, डिस्चार्ज की, और प्लस जो कॉस्ट आती है जो चीज़ लग रही है उसकी कॉस्ट आती है। तो जनरल कॉस्ट 30,000 to 40,000 तक लगती है, और प्लस जो चीज़ हम लगा रहे हैं, जैसे बोटॉक्स लगा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट आएगी, या कोई फिलर लगा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट आएगी। तो
ये दोनों कॉस्ट मिला के भी बहुत ज़्यादा मतलब चीपेस्ट है वहाँ पे, जी। चीपेस्ट है, बेस्ट है, सेफेस्ट है, तो ये सब एडवांटेजेस हैं। सर कोई केस आपको ऐसा याद है क्या कि आपके जानने में कोई ऐसा केस आया हो या आपके अंडर में कोई ऐसा केस आया हो जो आपको हमेशा याद रह गया हो कि हाँ मतलब इस केस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी मरीज को, तो उसकी शादी रुक गई हो या उसका करियर के ऊपर बात आई हो? ये तो रोज़ होता है। मुझे आज 30 से 40 साल हो गए हैं ये सब करते हुए, और रोज़ ही मेरे पास में कोई पेशेंट आती है, उसकी शादी की प्रॉब्लम है या उसको कहीं से चलने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है। एक हमारे पास में एयर हॉस्टेस आई थी तो उसके फिंगर में फ्रैक्चर था, तो उसको ठीक करना था। ये तो रोज़ का ही है, हर पेशेंट में ये प्रॉब्लम होती है। सर आखिरी में आप ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे? हम ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहेंगे कि देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी एक बहुत अच्छी स्पेशलिटी है, और आज के ज़माने में कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत एडवांस हो गई है और बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप कॉस्मेटिक सर्जरी कराएं या नॉन सर्जिकल जो भी ट्रीटमेंट्स कराएं, ये ज़रूर देख लीजिए कि आप किससे ट्रीटमेंट करा रहे हैं और कहाँ पे करा रहे हैं। जो क्वैक्स हैं या जो कहीं पार्लर्स हैं या जो अनक्वालिफाइड लोग हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, वो हर चौराहों पे अपनी क्लिनिक्स खोले हुए हैं। कृपया उनके पास ना जाएं, एस्टैब्लिश्ड लोगों के पास जाके ट्रीटमेंट कराएं, तो आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे और आपको प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर कीमती वक्त देने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर आप इधर उधर कहीं भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं सर्जरी कराने के लिए जहाँ पे अनप्रोफेशनल लोग हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन तक नहीं है, प्लास्टिक सर्जन नहीं है या कॉस्मेटिक सर्जन नहीं है, तो वहाँ पे आप ना जाएं और किसी भी ऐसी वैसी जगह से आप अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी ना कराएं। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर के, नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।